दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री विभूषण मिला। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे जिन्होंने रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा और पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 में JRD टाटा के सेवा मुक्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोर्स का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत के केंद्रित समूह से विश्व व्यवसाय में परिवर्तित करना था। टाटा एक समाज सेवी व्यक्ति भी थे। टाटा एक निवेशक थे और उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत क्षमता में और कुछ अपनी निवेश कंपनी के माध्यम से किए। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बम्बे यानी मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया था। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में विश्व कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री कॉर्नल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा की फ्री बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गया। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू से सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पूर्ण जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा ने नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी।
जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवा नेतृत्व की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन और कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्था किया गया। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। 21 वर्ष तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोर्स का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रीय समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद प्लांट से टैगोर इलेक्ट्रिकल वाहनों का पहला बैच शुरू किया, जिससे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपनों को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। टाटा के रिश्तेदार और पुरजी पल्लौंची समूह के पल्लौंची मिस्त्री के बेटे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक हैं, 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2017 में उन्होंने यह पद ग्रहण किया। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया था। दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना अवैध था और उनकी बहाली का आदेश दिया, लेकिन बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और कैस्क्रो कॉम, एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में भी निवेश किया। टाटा ने भारत में प्रारंभिक और अंतिम चरण की दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 0.95 करोड़ रुपए। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप सायोमी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2016 में उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्ट अवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू करने के लिए जेनिफाई का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त टाटा ने अंतर पीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साथी स्टार्टअप गुडफेली लॉन्च किया। टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था कि मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भाग्य या भय या किसी अन्य कारणों वर्ष पीछे हट गया।
भारत के 50 गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक ओलंपिकरण पक्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेशकाम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा भारत में विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्य करता है और वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य हैं। मार्च 2006 में टाटा को कार्नर विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैटफील्ड रत्न सदस्य वह सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रदान करती है। रतन टाटा की सेवा मुक्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स चेयरमैन का पदाधिकार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञों की डॉक्टरी टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं व उद्योगपतियों ने शोक जताया है।